हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग का जो बेसिक क्लास चल रहा है ये क्लास 8वां है। इसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कब होता है? जब हम किसी पार्टी को या यदि कोई पार्टी मेरे पास आता है वो बोलेगा कि आपको हम मैंने उससे 5,000 लेना था, मैंने उससे कितना लिया? 4,500। तो 4,500 तो 500 क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। मतलब कैश पे करते समय, कैश रिसीव करते समय जो ऊपर नीचे अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। माने कोई कम देगा। जैसे मान लीजिए मैं गया 1,000 का सामान खरीदा और 2 दिन बाद बोला भाई आप 800 लो। अब वो यदि वो एग्री हो गया, बोला कि ठीक है तुम 800 दो, तो 800 में मामला फिनिश। तो हम क्या करेंगे? 200 रुपया क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे ये ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्रीज में, तो मैन्युफैक्चर क्या करता है? उसको बनवाता है और बना के प्राइस वही फिक्स करता है। मैन्युफैक्चर क्या करेगा? प्रोडक्ट तैयार करेगा एंड फिक्स प्राइस, मतलब उस पर प्राइस फिक्स कर देगा, उसको हम बोलेंगे एमआरपी। यदि ये जो एमआरपी इसने फिक्स किया है वो है ₹100। अब बताओ क्या मैन्युफैक्चर इसको 100 रुपये में बेचेगा? नहीं, 100 रुपये में नहीं बेचेगा। यदि 100 रुपये में इसको बेचेगा तो ये जब आगे बेचेगा तो होलसेलर को फायदा कहाँ होगा? हाँ, तो मैन्युफैक्चर क्या करेगा? अपना मार्जिन रखते हुए, अपना प्रॉफिट जो कॉस्ट है, खर्चा लगा इस प्रोडक्ट को बनाने में, और उस पर मार्जिन अपना रखते हुए इसको सेल करेगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है जब होलसेलर को जो सेल करेगा, मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को सेल करेगा, ठीक है, तो ये कहेगा कि हम आपको 50% या 40% डिस्काउंट पे आपको ये माल देंगे। तो मान लीजिए 50% डिस्काउंट पर बेचा, मतलब 100 का हम क्या निकाल देंगे? 50%। कितना हो गया? ₹50, मैंने 50 रुपये। तो होलसेलर कितने में बेचा हो? सॉरी, मैन्युफैक्चर कितने में बेचा होलसेलर को? 50 रुपये में। मैंने ये सेल किया 50 रुपये, तो इसका कॉस्ट हो गया 50 रुपया और इसका सेल वैल्यू क्या हो गया? 50 रुपया। मतलब मैन्युफैक्चर ने 100 रुपये का जो एमआरपी प्राइस था 50 रुपये में होलसेलर को बेच दिया। वो अपना मार्जिन रखते हुए, ऐसा नहीं है कि 50 रुपये वो डिस्काउंट दिया, जो 50 रुपये में बेचा उसमें उसका मार्जिन है, ठीक है। अब ये देखो, तभी ना आगे ये प्रॉफिट कमाएगा। होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर को, अब होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर को बोलेगा कि हम आपको 30% डिस्काउंट पर सेल करेंगे, मतलब 30% डिस्काउंट पर सेल करेगा। किसको? रिटेलर को। ये 30% डिस्काउंट पे सेल करेगा, ठीक है। अब हम 30% डिस्काउंट निकालते हैं तो क्या होगा? 100 रुपया एमआरपी प्राइस है और 30% इसमें से माइनस कर देंगे। हाँ, माइनस 100 का इंटू 30%, मतलब तो कितना हो गया? ये 100 माइनस 30 रुपये इसका 70 रुपया। मतलब होलसेलर रिटेलर को कितने में बेचा? 70 रुपये में, मतलब होलसेलर ने रिटेलर को ₹70 में सेल किया। रिटेलर किसको बेचेगा? कस्टमर को। कितने में बेचेगा? ₹100 रुपया। कस्टमर को मतलब वो डिटेल 100 रुपये में बेच देगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? प्रोडक्ट तैयार किया। प्रोडक्ट तैयार करके उसने
प्राइस क्या फिक्स किया, MRP जिसको बोलेंगे 100 रुपया। फिर मैन्युफैक्चर होलसेलर को कितने में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, तो 50% डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो 100 का हम 50% निकाल दें मतलब 50 रुपया। तो मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को कितने में बेचा, 50 रुपया। फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 30% डिस्काउंट पर, ठीक है, 30% डिस्काउंट पे सेल किया, तो कितने में हो गया, 70 रुपये, मतलब 70 रुपये में रिटेलर को बेचा, और फिर रिटेलर ने कस्टमर को कितने में बेचेगा, 100 रुपया में। तो रिटेलर ने कितने कमाए यहाँ पे 30 रुपया, होलसेलर ने कितने कमाए 20 रुपया, ठीक है। अब आते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कि ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब, ये तो मैंने ये एग्जांपल देकर समझाया। अब हमें ट्रेड डिस्काउंट का समझना है। ये जो 50% डिस्काउंट है, ये 30% डिस्काउंट है, यही क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। हम व्यापार करते समय जो डिस्काउंट देते हैं, तभी ना, यदि हम 100 रुपये बेचेंगे और ये फिर 100 रुपये में इसको बेचेगा, ये 100 रुपये में इसको बेचेगा, तो रिटेलर हुआ, होलसेलर हुआ, ये लोग क्या प्रॉफिट कमा पाए, नहीं कमाएंगे। तो इसीलिए हम जब बिजनेस होता है ना, कोई भी माल खरीदने जाओगे, कोई भी, यदि कोई बच्चे के घर शॉप है, दुकान है, वो इजीली इस चीज़ को समझता होगा कि ऐसे तरह व्यापार होता है कि मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट का एजेंसी लिया हूँ, तो मेरे पास कोई भी कस्टमर आएगा रिटेलर वाला, बोलेगा कि आप कितने डिस्काउंट पे माल हमको दीजिएगा, तो हम बोलेंगे 40% पे देंगे आपको माल। यदि वो एग्री होगा तो हमसे खरीदेगा। तो 40% का क्या मतलब हुआ कि 100 रुपये दाम है, तो 40% डिस्काउंट देंगे, मतलब मैं उसको 60 रुपये में बेचूंगा, और वो 40 रुपये क्या, कौन सा डिस्काउंट हुआ, ट्रेड डिस्काउंट हुआ। तो ये जो हमारा, हाँ, तो ये जो है, ये 50% और ये 30%, ये दोनों क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। इसी को हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक में नहीं होती है, मतलब इसकी हम बुक में इसको शो नहीं करते हैं, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं किया जाता है, मतलब इसको बुक में शो नहीं करते हैं कि कैसे। अब देखो, मैन्युफैक्चरर जो जब होलसेलर को जब सेल करेगा, मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को सेल करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, हाँ, यदि कैश में बेचा है, मैन्युफैक्चरर अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, ये एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 50 रुपये से। यहाँ पे 50 रुपये, क्योंकि 50 रुपये उसके पास आया, और टू क्या लिखेगा, सेल, सेल लिखेगा 50 रुपया। यहाँ पे 100 रुपये नहीं लिखेगा, 50 रुपये लेगा, तो क्या ट्रेड डिस्काउंट यहाँ आया, नहीं आया। ऐसे ही हम एंट्री करेंगे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जैसे होना क्या चाहिए था, एंट्री, मतलब यदि हम मान लो ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो करते हैं, मान लो, तो कैसे एंट्री होगा, तो यहाँ पे आएगा 50 रुपया, और यहाँ पे आएगा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट डेबिट कर देंगे, माने 50 रुपया, सेल हो जाएगा हमारा 100 रुपया, ठीक है। मतलब यदि हम ट्रेड डिस्काउंट में बुक में शो करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट 50 रुपया, मतलब ये 50, और ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा 50 रुपया, और टू सेल कितना हो जाएगा 100 रुपया, मतलब 100 रुपया से हम सेल दिखाएंगे, ये हो गया, और कैश कितना से दिखाएंगे। तो ये हमारा जनरल एंट्री होगा यदि ट्रेड डिस्काउंट बुक में दिखाते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में बुक में शो नहीं किया जाता है, तो इसलिए ये एंट्री गलत है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 50 रुपया, और सेल अकाउंट कितना से हो जाएगा 50 रुपया, ठीक है। उसी तरह से होलसेलर है, अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, यदि रिटेलर को जब बेचेगा तो वो क्या करेगा, 70 रुपया लिखेगा, यहाँ पे कितना लिखेगा, 70 रुपया, 70 रुपया और 70 रुपया,
और रिटेलर बेचेगा, मान लो 100 रुपये में बेचता है तो 100 रुपया और 100 रुपये लिखेगा। ये क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं कैश डिस्काउंट पे। अब देखो ये जो कस्टमर है, रिटेलर ने कस्टमर को कितने बेच दिया, 100 रुपये में बेच दिया। अब 100 रुपये में मान लो बेच दिया कस्टमर को, कस्टमर आके बोलता है कि भाई साहब हम आपको 95 रुपये ही हम देंगे, हम आपको 5 रुपये नहीं देंगे। कौन कह रहा है, कस्टमर कह रहा है, किसको, रिटेलर से, कि आप हमको महंगा बेच रहे हैं, हम 100 रुपये नहीं देंगे, हम 5 रुपया कम हम देंगे। तो कस्टमर यदि रिटेलर को कितना दे रहा है, 95 रुपीज़ पे किया, कितना, 95 रुपीज़ पे किया। अब ये बताओ, तो 100 रुपया है, 100 रुपये में सेल किया था, 95 रुपये मिला, कितना नहीं मिला, 5 रुपया। तो ये 5 रुपया क्या हो जाएगा, इसी को बोलेंगे कैश डिस्काउंट। क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। जब कस्टमर कम पैसा देगा रिटेलर को तो हम क्या बोलेंगे, 100 रुपये में सेल किया, 95 रुपये मिला, तो 5 रुपये क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। उसी तरह से हम मैन्युफैक्चर के केस में भी देखते हैं कि मान लो मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को 50 रुपये में बेचा, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को 50 रुपये में बेचा, होलसेलर कहता है कि मैंने 50% डिस्काउंट पे 50 रुपये बेचा, मैंने आफ्टर डिस्काउंट 50 रुपया बेचा। अब होलसेलर करता है कि नहीं भाई साहब हम आपको 48 रुपया देंगे, तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को कितना दिया, 48 रुपया, तो जो 2 रुपये कम दिया वो क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। उसी तरह से यदि होलसेलर रिटेलर को सेल किया 70 रुपया पे और रिटेलर इसको कैश दिया कितना, 65 रुपया, तो 5 रुपये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। इसको एकदम ध्यान से देखिए और समझिए, इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। होलसेलर ने इसको कितना पे किया, 48 रुपया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2 रुपया, ये क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। ठीक है। अब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 70 रुपये में और रिटेलर ने होलसेलर को दिया कितना, 65 रुपया, तो 65 में से 70, इन दोनों का डिफरेंस जो 5 रुपया है वो क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हो जाएगा। उसी तरह से ये 95 और ये 100, इन दोनों का जो डिफरेंस है 5 रुपया, क्या हो जाएगा, 5 रुपया कैश डिस्काउंट। अब समझ में आएगा कैश डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। हाँ, अब आते हैं कैश डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं। जब क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिलेगा, मतलब हम क्रेडिटर को कम पैसा देंगे, तो जितना कम पैसा देंगे वो हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारा इनकम का पार्ट हो जाता है, मतलब रेवेन्यू। और जब डेटर को हम डिस्काउंट देंगे, मतलब डेटर हमें कम पैसा देगा, तो जितना कम मिलेगा वो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस हो जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट में इतना ही, यही है ट्रेड डिस्काउंट। इसको नोट कर ले, समझे। यदि कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें और खूब बढ़िया से पढ़िए। नोट हो गया। अब इसके आगे आते हैं एक और कुछ डिफिनीशन है, उस पर आते हैं, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको नोट कीजिए। यदि नोट हो गया तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आते हैं रिसिप्ट के ऊपर कि रिसिप्ट क्या है। तो रिसिप्ट किसको बोलते हैं, जो मेरे पास जब कैश आता है, कैश के रूप में या बैंक के रूप में हमें मिलता है अमाउंट, हम कहीं से अमाउंट रिसीव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। ठीक है। अब रिसिप्ट में 2 तरह का आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की हम अब बात करेंगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, मतलब हमारा जो बिजनेस से रिलेटेड
माने हम जिस चीज़ का बिजनेस किए हैं, हमारा जो पर्पस है उससे रिलेटेड जो भी पैसे आएंगे, मतलब यदि हमने गुड्स बेचते हैं तो गुड्स बेचने से जो पैसा आएगा, सर्विस रेंडरिंग माने हमने किसी को सर्विस देते हैं, और हम क्या करते हैं, हम किसी को सर्विस देते हैं, सर्विस देना। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये लोग क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। चार्टर्ड अकाउंट क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, सर्विस देना। मतलब जो सर्विस देने से जो पैसा मेरे पास आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड के से भी जो पैसा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे। लेकिन डिविडेंड शायद यहाँ पे नहीं आना चाहिए, हाँ नहीं, डिविडेंड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि डिविडेंड से कभी कभार पैसा आता है, ये रेगुलर नेचर नहीं है, तो डिविडेंड नहीं आएगा यहाँ पे। मान लीजिए हम कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं बैंक में, फिर डिपॉजिट, तो वहाँ से पैसा आता है, तो इंटरेस्ट को मान सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब देखते हैं, और ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस से, लॉस से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड, टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ओ सॉरी, डिविडेंड भी आ सकता है, चलिए इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, इसका नेचर क्या होना चाहिए, रेवेन्यू। इसका कौन सा नेचर होना चाहिए, रेवेन्यू, रेवेन्यू नेचर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, हाँ किसकी बात कर रहे थे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। तो ये बात समझ में आ गया। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि हमारा जो पर्पस है बिजनेस का, वो द सेल ऑफ गुड्स, सर्विस, रेंडरिंग, इसको भी हम हटा देते हैं, यही दो चीज़ लेके चलते हैं, या रहने देते हैं, इंटरेस्ट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी आएगा, कोई बात नहीं। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो रेवेन्यू रिसीप्ट है वो किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेचर इसका क्या है, रेगुलर है, मतलब ये एक होते रहता है। हमने ऐसा थोड़ी है कि एक महीना हम सेल किए फिर 6 महीना बैठ गए, नहीं, ये हर जैसे जैसे बिजनेस चलेगा वैसे वैसे रेवेन्यू हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होगा, रेगुलर, ये रेगुलर होता है। कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है, इसका जो नेचर है वो रिसिप्ट जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। दूसरा जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो बैलेंस शीट में क्या रहता है, फिक्स एसेट्स और लोन टेकन। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, कैपिटल रिसिप्ट उसको बोलते हैं, मान लीजिए मेरे पास एसेट्स है, 1 या 2 साल बाद मैं उसको बेच दिया, उसको बेचने से जो मेरे पास पैसे आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। यदि कहीं से लोन ले लिया, लोन हमने लिया, तो ये तो कभी कभार होता है ना, ये हमेशा नहीं घटता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। बिजनेस इसके लिए थोड़ी बनाई, तो कभी कभार हो गया, 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल पे कभी कभार ये होता है। तो लोन ले लिया और फिक्स एसेट्स को हमने क्या किया, बेच दिया, और उससे जो पैसा आएगा वो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। इसका नेचर क्या है, रेगुलर नहीं होता है, ये नॉट रेगुलर, मतलब कभी कभार। और ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ये रेगुलर होता है, रेगुलर आते जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कार डीलर है, तो कार हर महीना बेचता है, और उस कार बेचने से जो उसके पास पैसे आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। यदि डॉक्टर हैं, जैसे जैसे मरीज को देखते हैं, मरीज पैसा उनको देता है, तो क्या हो गया, वो सर्विस दे रहे हैं, तो उससे जो पैसा आएगा उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। ये क्लियर हो गया। एक टॉपिक और है, एक्सपेंडिचर के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर ले। मेरे हिसाब से डिविडेंड भी यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड आता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही तो पार्ट है, डिविडेंड आएगा। डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही तो पार्ट है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, तो इसीलिए डिविडेंड को हम यहाँ पे लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर हमें पढ़ना है, हमने नहीं पढ़ा था, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
नोट हो गया तो अब इसको हम मिटाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो हमारा है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। हमारा 3 तरह का खर्चा है। एक खर्चा है रेवेन्यू नेचर का, एक कैपिटल नेचर का, एक डेफर्ड रेवेन्यू। तो इन तीनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम आएंगे रेवेन्यू, जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। अकाउंटिंग मतलब एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 की जब हम बात करेंगे तो उस साल में वो क्या हो गया, एक अकाउंटिंग पीरियड हो गया। मतलब अकाउंटिंग पीरियड क्या मतलब है? फाइनेंशियल ईयर, इसमें हम लिख देते हैं मतलब एक फाइनेंशियल ईयर। समझने के लिए मैं लिख देता हूँ इसको, एक फाइनेंशियल ईयर करके ऐसे इसको लिख देता हूँ, एक फाइनेंशियल ईयर। तो उस मतलब जो खर्चा करेगा, मान लीजिए हमने बिल्डिंग एक रेंट पे लिया, तो रेंट पे तो 1 साल का हमने उसको रेंट दिया, तो उस बिल्डिंग का जो फायदा है हम 1 ही साल तक लेंगे। कितना? 1 ही साल तक, 1 साल से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। समझ में आया? तो उसी को बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये किससे रिलेटेड रहता है? रेवेन्यू से, जो हमारा जो आय का सोर्स है। रेवेन्यू मतलब आय का सोर्स, तो हमें ये उससे रिलेटेड है। यदि हमें कुछ बिजनेस करना है और एक दुकान ओपन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रेंट पे मकान लेंगे, रेंट देंगे, तभी ना माल रख के हम बेच पाएंगे। तो बेचने के लिए हमने क्या क्या खर्च किया? रेंट, स्टाफ को सैलरी दिया, यदि लोन पे पैसे लिए तो इंटरेस्ट दिया, कई तरह के खर्चे होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये पीएल से रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जो भी हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या ऑलरेडी जो फिक्स एसेट हमारे पास है, उसमें इतना हमने खर्च कर दिया कि वो इम्प्रूव हो गया, जैसे मॉडिफाई हमने कर दिया। जैसे मेरे पास गाड़ी है, तो गाड़ी में की कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो गया, हमने गया उसमें कम से कम 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। 1 लाख खर्च करने से उसकी क्या हुआ? उसकी आयु बढ़ गई, मतलब इस गाड़ी की आयु बढ़ गई। मतलब वो जहाँ 2 साल में ख़त्म हो जाती, अब वो गाड़ी 6 साल और चलेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स। मतलब वो हमारा कौन सा नेचर हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या फायदा होता है? तो ये बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग टूट रही है कहीं से पूरा, उसको हमने क्या किया? थोड़ा बहुत तोड़वा के उसको रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया। तो इसका क्या मतलब? हमने बिल्डिंग में इम्प्रूव कर दिया, तो बिल्डिंग और कुछ दिन तक चलेगी और बिल्डिंग का बेनिफिट लेंगे। तो इससे क्या होगा? बिल्डिंग की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यदि ट्रांसपोर्टेशन का हमारा बिजनेस है, तो मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों को मैंने इतना खर्च किया कि उनकी एज, जो गाड़ी का जो एज है वो 2 साल है, 2 साल से 3 साल या 5 साल बढ़ गया। तो उससे क्या होगा? बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है, और ये जो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का पार्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। इसको ध्यान रखना है। एक आता है डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका फायदा हम एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में लेते हैं। एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में लिया जाता है। कैसे? तो मैंने क्या किया? बहुत एडवर्टीजमेंट कर दिया, इतना एडवर्टीजमेंट में मैंने खर्च कर दिया कि इसका बेनिफिट मुझे 3 या 4 साल तक मिलेगा। तो मान लो मैंने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया
1 करोड़, 1 करोड़ के आसपास, तो 1 करोड़ पर कितना जीरो घटेगा? 10 लाख तो 6, इस पे 7, और इसका बेनिफिट मुझे 5 सालों तक मिलेगा, 5 अकाउंटिंग पीरियड। तो हम क्या करेंगे, 1 करोड़ को हम डिवाइड कर दिए 5 से, तो कितना आ जाएगा? 20 लाख। तो 20 लाख, हाँ, तो 20 लाख मतलब हर साल हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20 लाख को ट्रांसफर कर देंगे। हमने एक बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया, उसके वजह से हम 5 साल तक बेनिफिट हम एस्टिमेट कर रहे हैं। ये क्या है? एस्टिमेट। हम यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं कि 5 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड चला जाता है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड, ये बैलेंस शीट में शो होता है, बैलेंस शीट में शो किया जाता है, दिखाया जाता है, शो किया जाता है। किस साइड? एसेट साइड। ये क्या होता है? एसेट साइड होता है, ठीक है। एसेट साइड इसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 करोड़ जो हमने खर्च किया, मैं मान के चलूँ कि 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो 5 साल हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो कितना आया? 20 लाख। तो 20 लाख को क्या करेंगे, हर साल 5 साल तक, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर ले अच्छे से। 5 साल तक, 5 सालों तक 5 सालों तक हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते रहेंगे। इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ।